अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तारीखदां का जन्म साइंसदां के बहुत बाद हुआ। ज़बान भी साइंस के बाद पैदा हुई, लेकिन साइंस के बेहतरीन दिमागों और इंसानियत के बेहतरीन मौसनों के नाम से वाकफियत आम नहीं। आज साइंस ने अथाह समंदर की जो शक्ल अख्तियार की है, उसमें हर मुल्क की हैसियत ज़माने के नदी नाले की सी है। मगर जब मरकज़ी लहर के मिंबा की तरफ बढ़ना शुरू करें तो यूनानी इल्म का सरचश्मा नुमायाँ नज़र आता है। हिंदुस्तान में भी कई अरस्तु और अर्शमीदस पैदा हुए। अरब ने सुकरात के हमपल्ला फिलासफरों को जन्म दिया होगा। चीन और मिस्र की पुरानी तहजीबों के खंडरात भी उस ज़माना की साइंस और साइंसदानों के कारनामों की मुँह बोलती तस्वीरें हैं। मगर जिस मगरबी साइंस का आज हम मुतालिया करते हैं, उसका बराह रास्त रिश्ता सिर्फ यूनान के अरस्तु से ही मिलता है। साइंस का वजूद अरस्तु से पहले भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद था, मगर उसे तुवाम परस्ती और मजहब से अलग एक बाकायदा इल्म का दर्जा हासिल न था। अरस्तु के बाद साइंस ने जो तरक्की की, उसकी राहों के कई संगे मैल उसी ने बनाए थे। मज़ीद तफसील में जाने से कबल नए आने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। नाज़रीन मोहतरम, अफलातून के शागिर्द और सिकंदर आज़म के उस्ताद के तौर पर अरस्तु अपनी ज़िंदगी में ही यूनानी तहजीब के वसी दायरे में मुमताज़ तरीन आलिम शुमार होता था। उसकी पैदाइश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 384 साल पहले मकदूनिया के एक शहर में हुई। 18 साल की उम्र में उसने अफलातून की शागिर्दी कबूल की। यूनानी फिलासफर शागिर्द की जहानत से इतना मुतासिर हुआ कि उसने उसे जहानत का मुजस्मा करार दे दिया। नौजवान तालिब इल्म ने अपनी सारी आबाई दौलत अपने वक्त का सबसे बड़ा कुतब खाना बनाने पर खर्च कर दी। उस कुतब खाने की सब किताबें हाथ से लिखी हुई थीं, क्योंकि उस वक्त तक छापा खाना इजाद नहीं हुआ था। अरस्तु को अपनी जिंदगी शुरू करने में कोई मुश्किल पेश न आई। पढ़ाई खत्म करते ही उसके पास कई शहजादे तालीम हासिल करने के लिए आने लगे। उनमें से एक शागिर्द अरमियास ने तख्त नशीनी के बाद अपने उस्ताद को अपने दरबार में ही शामिल होने की दावत दी और इजहार अकीदत के तौर पर उससे अपनी बहन की शादी कर दी। अरस्तु की शोहरत थोड़ी ही मुद्दत में इतनी फैल गई कि उस जमाने का सबसे बड़ा बादशाह फिलिप जब अपने बेटे और मुस्तकबिल के सबसे बड़े फातिहा सिकंदर के लिए दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम की तलाश में था, तो उसकी निगाह इंतखाब अरस्तु पर ही पड़ी। उधर सिकंदर आज़म ने अपनी फतूहात के ज़रिए छोटी छोटी रियासतों को एक सियासी निज़ाम में परोना शुरू किया। इधर फिलासफर अरस्तु ने ज़हनी मैदान में अपनी फतूहात का सिलसिला शुरू किया और सारे उलूम को फ़लसफ़ा की एक लड़ी में परोने की कोशिश की। मगर जहाँ फौजी हाकिम की सल्तनत को मुंतशिर होने में ज़्यादा अरसा ना लगा, इंसानी जहनों पर खासकर यूरोप में फिलासफर का लगभग मुकम्मल तसल्लुत कम अज़ कम 15 सदियों तक जारी रहा। अरस्तु की तालीमात का असर 15वीं सदी में एक नए ज़हनी इनकलाब की सूरत में एक बार फिर नमोदार हुआ, जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्की के कब्जा की वजह से यूनानी आलिम अरस्तु की तहरीरात समेत यूरोप भागने पर मजबूर हुए। उनके मुतालिया से यूरोप में जो नई तहरीक जारी हुई, उसे आयाए उलूम का नाम दिया गया, जिसका बराह रास्त नतीजा मौजूदा साइंस और अदब है। यकीनन किसी एक दिमाग ने इंसानी जहनों पर इतने लंबे अरसा के लिए कभी हुकूमत नहीं की। अरस्तु ने 53 साल की उम्र में अपना स्कूल शुरू किया, जिसके कवायद तलबा खुद बनाते थे। हर 10 दिन के बाद वो अपने निगरान का चुनाव करते। उस स्कूल में साइंस के दीगर मज़ामीन के अलावा नबातात और हैवानात के मुतालिया के खास इंतजामात थे। कहा जाता है कि एशिया और यूनान में तकरीबन 1000 आदमी नबातात और हैवानात के नमूने जमा करने पर मामूर थे। अरस्तु के कहने पर ही सिकंदर ने दरियाए नील के सैलाबों की वजूह की खोज करने के लिए एक मुहिम भेजी थी। साइंसी तहकीक के लिए इससे पहले इस पैमाना पर इंसानी और मादी ज़राए का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। अरस्तु सैकड़ों किताबों का मुसन्निफ था। एक अंदाजे के मुताबिक उनकी तादाद 400 और दूसरे अंदाजे के मुताबिक 1000 है। यह सब किताबें साइंस पर हैं। उसने अदब और फ़लसफ़ा के बेशतर मज़ामीन पर भी अपना कलम चलाया। अरस्तु ने कोई नुमायाँ नई साइंसी इजाद नहीं की और ना ही साइंस के कोई देरपा कवानीन पेश किए। यूनान में गुलामों की सस्ती मजदूरी दस्तयाब होने की वजह से साइंसदानों को नई मशीनें इजाद करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। इसके अलावा तजर्बा के लिए आला जात की अदम मौजूदगी में साइंस के जो कवानीन अरस्तु ने पेश किए, सब के सब बाद के तजर्बात और तहकीकात की रोशनी में खरे साबित नहीं हुए। मगर साइंस महज मशीनों की इजाद का नाम नहीं, बल्कि साइंस
सोचने का एक तरीका भी है। इस लिहाज से अरस्तु के अजीम साइंसदान होने में कोई शक नहीं रहता, क्योंकि अरस्तु ने मंतक की जिस साइंस को जन्म दिया उसने आने वाली नस्लों के लिए सोचने के ज़ाब्ते और ज़हनी डिसिप्लिन का एक म्यार पेश किया। मौजूदा साइंस की बेशतर इस्लाहात वज़ा करने में भी उसका सबसे बड़ा हाथ है। इसके अलावा साइंस के मैदान में बाकायदा मुशाहिदा और तजर्बा का रिवाज भी अरस्तु ने ही डाला। हैवानात और नबातात की अनगिनत किस्मों को अपनी तजर्बागाह में जमा करके अरस्तु ने कुछ ऐसे मुशाहिदात किए जिन्हें आज की साइंस भी दुरुस्त मानती है। चुनांचा उसने बेजान चीज़ों से लेकर जानदार मखलूक के मुख्तलिफ अक़साम को एक ही सिलसिला की मुख्तलिफ कड़ियाँ करार दिया, जिसके मुताबिक बंदर चार पाए और इंसान की दरमियानी कड़ी है। यही असूल 2000 साल बाद मसला इर्तिका का बुनियादी असूल बना। अरस्तु का इल्म हैवानी जिंदगी के बैरूनी पहलू तक ही महदूद न था, बल्कि वो पहला साइंसदान था जिसने जानवरों को चीड़ फाड़ करके उनकी अंदरूनी बनावट का मुतालिया किया। इंसान की मौरूसी खसूसियात के बारे में उसने चंद ऐसे नुकात उभारे जिन पर आज भी साइंसदान अपना दिमाग खपा रहे हैं। अरस्तु की अजमत का ये आलम था कि उसकी गलत बातें भी सदियों तक अकीदा के तौर पर कबूल की गईं। उसकी अजमत साइंस की मजीद तरक्की की राह में दीवार बन गई। 1600 ईस्वी में बरोनो को इसलिए जिंदा जला दिया गया कि उसने निज़ाम शमसी के बारे में अरस्तु के ख्यालात की तरदीद की थी। जब केपलर ने यह साबित करना चाहा कि आसमानी सियारे बैज़वी पर गर्दिश करते हैं तो उसे भी इंतहाई मुश्किल पेश आई, क्योंकि यूनानी साइंसदान ने 2000 साल पहले यह कह दिया था कि गर्दिश का रास्ता गोल दायरों में है। इसी तरह जब अरस्तु ने दुनिया को आग, पानी, हवा और मिट्टी के चार अनासिर का मजमूआ करार दिया तो सदियों तक इसे चैलेंज करने की किसी को हिम्मत न हुई। साइंस पर एक शख्सियत की इतनी मजबूत गिरफ्त से घबरा कर 13वीं सदी के साइंसदान रॉजर बेकन ने ऐलान किया, अगर मेरा बस चले तो मैं अरस्तु की सब किताबें जला दूं। मगर अरस्तु की तयशुदा रिवायात के खिलाफ आवाज उठाने पर हक मारने वक्त ने उसे 14 बरस की कैद तन्हाई दी, जहाँ उसने सिसक कर जान दे दी। अरस्तु यकीनन एक अजीम साइंसदान था। नए इल्म की बुनियादें रखते हुए कुछ गलतियां सरजद हो जाना गैर मुतवक्का न था, मगर बदकिस्मती ये थी कि वो इतना अजीम था कि उसके जानशीन उसकी अजमत को छू भी न सके। इसकी वजह से उसकी गलतियों और कारनामों में मुद्दत तक इम्तियाज ना हो सका। यूनान का फिलासफर साइंसदान 62 बरसों की कामयाब जिंदगी के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 322 बरस पहले वफात पा गया। एक साल पहले सिकंदर आजम की मौत हो चुकी थी। इस तरह यूनान की अजमत का सूरज अपने निस्फुल नार पर पहुंचकर गरूब हो गया।